हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ PCS सारथी यूट्यूब चैनल में। और मैं अभिनव राज आपके लिए 67th BPSC मेंस को टारगेट करते हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की एक लंबी सीरीज लेकर आया। हमारा यही टारगेट है कि यहाँ पर हम उन सारे टॉपिक्स को कवर कर दें जो कि किसी भी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके आने वाले आगामी परीक्षा से इत्तेफाक रखते हैं और वो आपके लिए मेन टॉपिक या फोल्डर पॉइंट की तरह काम आ सकते हैं 67th BPSC मेंस में। और यहाँ पर इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आपको हम सब कुछ क्वालिटी कंटेंट एकदम फ्री में डिलीवर कर रहे हैं, जिसके लिए आपको कहीं भी कोई भी चार्ज नहीं पे करना है। इतना ही नहीं, हमारा ये भी इनिशिएटिव है कि आप आंसर लिखिए मेंस पर्सपेक्टिव से और उस आंसर को आप हम तक पहुंचा दीजिए। उस आंसर का मैं इवैल्यूएशन खुद भी करता हूं और इसके बाद उसका डिटेल्ड वीडियो डिस्कशन भी हम करते हैं कई बार, और वो आपको डिस्कशन वीडियो यही PCS सारथी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। यानी आपकी भी कॉपीज का रियल टाइम में इवैल्यूएशन हो जाएगा और उस पर जो भी बॉल बाय बॉल कमेंट्री की जरूरत होती है वो हम करते जाते हैं, ताकि जो कुछ उसमें वैल्यू एडिशन करने की जरूरत है, जो कुछ हटाने की जरूरत है, वो आप समझ सकें और मैक्सिमम स्कोर कर सकें। और इस बार आपका जो ये रिजल्ट है नहीं रुकना चाहिए। फर्स्ट अटेम्प्ट होगा बहुतों का, तो इस बार ही क्लियर कर लेना है। जो लोग पहले भी एग्जाम दे चुके हैं उनके लिए ये फाइनल अटेम्प्ट होना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि 67 शुड बी योर फाइनल अटेम्प्ट। तो कैसे आप आंसर भेजेंगे मुझ तक? सिंपली आपको जाना है टेलीग्राम ऐप में और वहां सर्च करना है अभिनव_sir_BPSC। सर्च करके आप मुझसे जुड़ जाइए और अपनी कॉपीज वगैरह को आप भेजते रहिए। या प्रिपरेशन से लेकर किसी भी तरीके की दुविधा, संशय, मन में आशंका है तो बेहिचक आप मुझसे पूछ लीजिए। मैं वहां पर आप लोगों के सवालों के जवाब देता रहता हूं। और आज का हमारा टॉपिक है वो है G20। जब हम IR देखते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन देखते हैं, तो वहां पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से कई बार सवाल पूछे जाते हैं और उस समय हम देखते हैं कि ये सारे जो टॉपिक्स हैं बहुत रेलेवेंट हो जाते हैं और इनकी महत्ता तब बढ़ जाती है जब किसी भी तरीके से ये समिट्स वगैरह में इंडिया का एक महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाला होता है। G20 इसलिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है क्योंकि इंडिया जो है वो होस्ट करने वाला है G20 समिट 2023 का। तो इस वजह से हमारे लिए G20 का क्या महत्ता है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बारे में अच्छी खासी आपके पास जानकारी जो है वो होनी ही चाहिए। तो सबसे पहला सवाल तो आपसे ये है कि ये जो G20 है ये है क्या? जैसे हमने देखा था कि जो 2020 का G20 समिट था वो इटली की राजधानी रोम में हुआ था और वो 16वां मीटिंग था इन ग्रुप ऑफ 20 का। ओके, वैसे भी आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है। तो अगर 1-2 साल पहले के डेवलपमेंट्स, आज के डेवलपमेंट और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को लेके चलते हैं तो चीजों को समझना आसान हो जाता है। तो सबसे पहले हम यही थोड़ा डिस्कस कर लें कि ये G20 है क्या। क्योंकि अगर आप अपने आंसर का इंट्रो लिखें तो आप इस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। फैक्ट बेस्ड जो है वो शुरुआत होती है। कई बार मेंस या करेंट्स अफेयर में जो टॉपिक है उससे भी आप बातों को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ G20 के बारे में आप बता सकते हैं कि ये इनफॉर्मल है। अब ये सारे कीवर्ड्स जो है ना, ये अगर आपके आंसर में आएंगे तो वो आपके आंसर को एक वैल्यू एडिशन करता है। आप सीधे कहिए कि एक G20 ग्रुप है 20 कंट्रीज का या 19 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन का, और उसमें आप ये वर्ड यूज कर दीजिए इनफॉर्मल ग्रुपिंग है, पूरा का पूरा मतलब चेंज हो जाता है। तो जो G20 है वो इनफॉर्मल ग्रुप है। इसमें टोटल कितने मेंबर्स हैं? तो ये 19+1 है, 19+1। ये 19+1 का क्या मतलब है? ये 19 जो है अपने आप में एक देश है और एक जो है ये यूनियन है, यूरोपियन यूनियन है, EU जिसको बोलते हैं। और यहाँ पर इतना ही नहीं, यहाँ पर हमें रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो नजर आते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF और वर्ल्ड बैंक। इससे समझ आ जाता है कि ये जो भी बॉडी है, जो भी संस्था है, भले ही इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है,
लेकिन रुपया पैसा से इसका गहरा ताल्लुकात तो जरूर है। तभी जो विश्व की दो सबसे बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं यानी IMF और वर्ल्ड बैंक, वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ नजर आते हैं। और ये जो G20 के मेंबर्स हैं, हम देखते हैं कि एक बहुत अच्छा मिक्सचर है और यहाँ के वर्ल्ड के जो लार्जेस्ट एडवांस्ड और इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं वो एक साथ एक टेबल पर यहाँ हमें नजर आते हैं। यहाँ पर G20 में 80% जो वर्ल्ड GDP है वो हमें नजर आता है। अब बताइए, विश्व का 80% जो है GDP वो तो यही अकेले नजर आ रहा है। अब इससे स्ट्रॉन्ग चीज हो सकती है क्या कुछ? अब आबादी के हिसाब से भी समझना चाहें तो दुनिया की 60% आबादी का इससे डायरेक्ट कनेक्शन है। और इतना ही नहीं, जो 75% यानी 3/4 जो वर्ल्ड ट्रेड होता है वो इंटरनेशनल ट्रेड में इसका अपना से है। तो इसकी महत्ता कितनी है आप इस बात को समझ सकते हैं। अब एक बात ये हो सकती है कि ठीक है, ये जो G20 ग्रुपिंग है ये आखिर बना कैसे? ठीक है, तो ये तो हो गई कि ये वर्ल्ड की लीडिंग एडवांस्ड और इमर्जिंग इकोनॉमीज का एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग है। इस बात को आप प्रस्तुत कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पर 2/3 वर्ल्ड पॉपुलेशन है, करीब 75% ग्लोबल ट्रेड है और 85% ग्लोबल GDP। यानी ये जो फिगर है 80 से 85 के बीच में वैरी करता है। आप कुछ भी लिखेंगे गलत नहीं होगा। अब यहाँ आप कंट्रीज के नाम बता सकते हैं। बहुत अच्छा होगा कि आप एक नमूना मैप का भी बना ले। मैप बनाने के लिए बहुत ज्यादा इफर्ट लगाने का जरूरत नहीं है, मैप बहुत आसानी से बन जाता है। आप कुछ भी ऐसे, अब देखिए जैसे मैं यहाँ ज्यादा टाइम नहीं लूंगा और मेरे पास डिजिटल पेन है तो यहाँ मेरे अपने लिमिटेशंस हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक रफ ऐसे बता देता हूँ कि आप कैसे कम टाइम में मैप को ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके से आप कुछ भी ड्रॉ करिए। ओके, आप एक रफ आइडिया दे दें और जो भी मेंबर कंट्री जहां भी आपको नजर आए उन्हें आप मार्क कर दें, तो इससे समझ आएगा कि ठीक है, आपको एक अंडरस्टैंडिंग है। आप मैप बना देंगे तो बहुत ही एक बड़ा चेंज नजर आता है, देखने का नजरिया बदल जाता है। ओके, तो यहाँ पर जो कंट्रीज हैं इनको एक बार को आप जहन में अपने बैठा सकते हैं। जैसे इसमें अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, कनाडा है, चाइना है, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, साउथ कोरिया, जापान, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन, ये मेंबर्स हो गए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका कोई भी एक परमानेंट सेक्रेटरीट या मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर नहीं है। ये भी बड़ी ही अनोखी बात है। अब आप बोलेंगे कि सर ठीक है, ये एस्टेब्लिशमेंट जो है इसका वो किस रूप में हम देखते हैं? तो वर्ष 1997 से लेके 99 के बीच के समय को हम देखते हैं और उस समय आसियान जो देश है, एसोसिएशन ऑफ साउथ, ये आसियान का जो क्षेत्र है, यहाँ पर एक फाइनेंशियल क्राइसिस हमें देखने को मिलती है, जिसके बाद हम एक G7 टाइप के ग्रुपिंग को देखते हैं। और यहाँ पर डेवलप्ड और डेवलपिंग वर्ल्ड के मेंबर्स को ये इनवाइट करते हैं और यहाँ पर जो फाइनेंस मिनिस्टर्स के लेवल की मीटिंग होती है, सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स के बीच में मीटिंग होती है और 1999 आते आते ये एक शेप लेना शुरू कर देता है। बाद में जो 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस है, देखिए कहते हैं ना कि अगर कुछ परेशानी है, कुछ समस्या है, किसी भी तरीके की क्राइसिस आती है तो वो कहीं ना कहीं एक नए शुरुआत की समय एक देती है, या कहीं भी जब इंसान कमजोर पड़ता है तभी वो यूनिटी ढूंढता है। कोई इंसान सशक्त रहता है, मजबूत रहता है, तो क्या उससे अड़ोस पड़ोस के लोगों से मतलब होता है? चाहता है कि 4 लोग जो मेरे रिश्तेदार हैं, गोतिया हैं, फरीक हैं, उन्हें अपने पास बुला लें? नहीं, कभी नहीं। दिस इज नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी। लेकिन जैसे ही वो अकेला पड़ने लगता है, कमजोर पड़ने लगता है, तब वो इस तरीके से चाहता है कि जो मेरे सगे संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, उन सबको फोन करो, मिलाओ, कहो कि साथ में रहते हैं, मिलते हैं, गेट टुगेदर करते हैं। इस तरीके का फंडा हर समय दुनिया में भी लागू होता है, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी लागू होता है और यही होता है वर्ष 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के दरमियान। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक नई तरीके की सहमति की जरूरत होती है, नई तरीके की कंसेंसस बनाने की जरूरत पड़ती है और यहाँ पर छोटे मोटे लेवल पर नहीं, हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल पर। और यहाँ पर
देखते हैं कि शुरुआत होती है कि वार्षिक तौर पर हर साल G20 के टॉप लीडर्स की मीटिंग अरेंज की जाएगी और यहाँ पर G20 में फाइनेंस मिनिस्टर, सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स जो हैं वो तो अपना मीट करते रहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उसी समय IMF और वर्ल्ड बैंक का भी जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें नजर आता है। तो इस हिसाब से आप बता सकते हैं कि ये क्या है और ये क्या इश्यूज को एड्रेस करता है। तो जो भी मेजर इश्यूज है ग्लोबल इकोनॉमी से लेके, जैसे कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो वित्तीय स्थिरता है वो कैसे बनाए रखें, उसमें किसी भी तरीके का अगर उथल पुथल हो रहा है, टर्मोइल हो रहा है, उसको रोकना बेहद जरूरी है वैश्विक भलाई के लिए। इसी तरीके से क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसको किस तरीके से शमन किया जाए उसका, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है यानी सतत विकास की बात करते हैं। सतत विकास का मतलब समझते हैं ना कि आज जो कुछ भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं वो करेंगे, लेकिन एक बात का हम ध्यान रखेंगे कि वो सारी डेवलपमेंट्स कुछ ऐसी होनी चाहिए कि हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हो उनके लिए हम रिसोर्स बचा के रख सके और इस तरीके का ये विश्व रखें कि उनके रहने के लिए ये हेल्दी जगह हो। ऐसा नहीं हो कि सभी लोग जो हैं यहाँ जी नहीं पा रहे, इतना पॉल्यूशन हो, आंख न खुले, गंदे स्मोक है, इंसान इनहेल कर रहा है, नाना प्रकार की बीमारियां हो रही हैं, तो उसको सतत विकास नहीं कहेंगे। तो ये आप बता सकते हैं कि किस तरीके से 3 स्टेप में G20 जो है वो फाइनल से ले रहा होता है। अब जो यूरोपियन यूनियन है, EU जो है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है किसके द्वारा? तो यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन सेंट्रल बैंक के द्वारा। जैसे हमारे यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है हमारा सेंट्रल बैंक, इसी तरीके से यूरोपियन यूनियन के लिए यूरोपियन सेंट्रल बैंक हो गया, लाजमी है। और जो देश है तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ये भी इनवाइट किए जाते हैं ताकि अटेंड करें समिट को। और ये सब कुछ जो है परमानेंट बेसिस पर होता रहा है और लगातार हो रहा है। अब आप कहेंगे कि इसकी महत्ता क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये काम कैसे करता है, हाउ G20 वर्क्स, ये काम कैसे करता है। तो इसको 2 हिस्सों में आप बांट के देख सकते हैं, इसके कार्यशैली को 2 हिस्सों में बांट दीजिए। एक जो हो गया जिसको कि हम कहेंगे कि ये फाइनेंस ट्रैक है, ठीक है। यहाँ पर जो फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है, सेंट्रल बैंक की गवर्नर्स की मीटिंग होती है और उनके डेपुटीज की मीटिंग होती है, बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं साल भर, कई कई अलग अलग समय पर होते रहते हैं। और उसमें जैसे कि मॉनेटरी इशूज, फिस्कल इशूज, इन पर डिस्कशन होता है, या फिर फाइनेंशियल रेगुलेशन की बात की जाती है। इंटरनेशनल लेवल पर एक तरीके की कह लें कि मध्यस्थता का ये भी काम करता है। ओके, और एक इसमें ट्रैक है, इसको कहते हैं शेरपा ट्रैक। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग शेरपा वर्ड को सुने होंगे। शेरपा कौन लोग होते हैं? तो शेरपा एक कॉमन वर्ड है, नेपाल का वर्ड है। बहुत सारे जो दुनिया भर के पर्वतारोही होते हैं, जैसे जब वो आते हैं और वो हिमालय पर चढ़ना चाहते हैं या किसी भी हिमालयन पीक पर चढ़ना चाहते हैं, एवरेस्ट को छूना चाहते हैं, तो वहां पर वो लोकल नेपाल के लोगों का हेल्प लेते हैं जो उन्हें उस ऊंचाई पर ले जाने में मदद करते हैं। वैसे तो लेबर क्लास के लोग होते हैं बहुत बार, लेकिन उनका एक बहुत अहम योगदान होता है। ओके, तो ये शेरपा कहलाते हैं। और यहाँ पर जो शेरपा ट्रैक है कुछ इसी तरीके से है कि ये बड़े बड़े जो मसले होते हैं उनको ये एड्रेस करने का काम करता है। जैसे कि पॉलिटिकल एंगेजमेंट हो गया, एंटी करप्शन की बात की जाती है, डेवलपमेंट की बात की जाती है, ऊर्जा के ऊपर चर्चा किया जाता है, एनर्जी के ऊपर बात किया जाता है, ठीक है। और जो G20 कंट्री है वो रिप्रेजेंट किया जाता है अपने शेरपा के द्वारा, जो प्लान बनाता है, गाइड करता है और इंप्लीमेंट करता है अपने रेस्पेक्टिव कंट्री के बिहाफ पर। जैसे कि वहां शेरपा है वो पहाड़ पर चढ़ा रहा है, यहाँ पर ये शेरपा जो है ये डेवलपमेंट का काम कर रहा है, सोशल इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज, क्लाइमेट चेंज, इन सारे इश्यूज को अपने देश के बिहाफ पर एड्रेस कर रहा है। ओके, और जो इंडियन शेरपा है, अगर हम बात करें G20 अर्जेंटीना की 2018 में, तो वो कौन थे? तो श्रीकांत दास जी थे।
इसी तरीके से कई बार आपको ऐसे एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे। तो ये आप समझ गए कि इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं। जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनके हमने नाम देखे, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है और इसको आप देख सकते हैं, थोड़ा सा अपने जेहन में रख सकते हैं। अब हम थोड़ा यहाँ देख लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो जो G20 है ये फोरम है जो कि इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और पॉलिटिकल कोऑपरेशन में काम आ रहा है 2 चैनल्स के थ्रू, और ये एड्रेस कर रहा है जो मेजर ग्लोबल चैलेंजेस है और यहाँ पर पब्लिक पॉलिसीज को रिजॉल्व करने का भी काम कर रहा है। अगर मतलब कि जनरेट कर रहा है पब्लिक पॉलिसी जो रिजॉल्व करे इन समस्याओं को, यानी कि इकोनॉमिक हो, फाइनेंशियल हो या पॉलिटिकल हो, किसी भी तरीके की समस्या को एड्रेस करने का ताकत रखता है। G20 फोरम है, हम देखते हैं कि जो भी यहाँ पर अग्रीमेंट होते हैं, जो डिसीजंस होते हैं, वो लीगली बाउंडेड नहीं होते हैं, वो लीगल रूप से इंप्लीमेंट नहीं किए जाते हैं, लेकिन ये कंट्रीज को इन्फ्लुएंस करते हैं क्योंकि ये थिंक टैंक है, यहाँ लोग इकट्ठे हो रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें की जा रही हैं। उन बातों के आधार पर अगर कोई निर्णय लिया जा रहा है तो वो निर्णय जरूर सही होगा और राष्ट्र हित में भी होगा। तो इसलिए इन सलाहों को सारे देश जो है काफी सीरियसली मानते हैं। ओके, और यहाँ पर G20 के अंदर फेस टू फेस डिस्कशन की भी सुविधा है। जो मेंबर नेशंस हैं और जो अडॉप्ट करते हैं टू द न्यू चैलेंज ऑफ इंटरनेशनल एजेंडा एंड is large enough to represent the vast majority of world economic product, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 75% जो है इंटरनेशनल ट्रेड, 85% इंटरनेशनल जीडीपी, 66% ग्लोबल पॉपुलेशन यहीं पर है। तो यहाँ पर अगर कुछ भी फेस टू फेस इंटरेक्शन किया जा रहा है तो उसका एक बहुत दूरगामी प्रभाव होगा। ओके, जो G20 है ये इनवाइट करता है मेंबर्स को, इनवाइट करता है कंट्रीज को, इंटरनेशनल पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस को और भी कुछ। और ये जो भी हम देखते हैं कि जो समस्या है, जैसे कि अगर माइग्रेशन, इमिग्रेंट्स की क्राइसिस वगैरह होती है, उन चीजों को भी ये एड्रेस करने का काम करता है। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं जो 2021 का G20 रोम समिट हुआ था, ये 16वां मीटिंग था G20 का, और यहाँ पर रोम डिक्लेरेशन जो है इसको अडॉप्ट किया गया। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपके आंसर में यहाँ से भी आप एक शुरुआत दे सकते हैं, ये इंट्रो में यूज हो सकता है। और जो भी उस समय के सबसे मेजर इश्यूज थे जैसे कि कोविड-19 वैक्सीनेशन, कार्बन न्यूट्रलिटी, उन चीजों पर यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है। जो रोम समिट था तो 5 ऐसे लीडर्स थे जो कि इस समिट में भाग नहीं लेते, जिसमें चाइनीज लीडर शी जिनपिंग, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन साहब, ये लोग जो है वीडियो लिंक के थ्रू कनेक्ट हुए थे। जो मैक्सिकन प्रेसिडेंट हैं ये शायद ही कभी अपने देश को छोड़ के जाते हैं किसी इंटरनेशनल मीट वगैरह के लिए, तो ये भी नहीं पार्टिसिपेट किए और यहाँ पर ये अपने सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन अफेयर्स को भेज देते हैं। जापानीज प्रधानमंत्री जो है फीमियो और साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट हैं इन्होंने स्किप कर दिया था इस समिट को क्योंकि वहां पर इलेक्शंस होने वाले थे। बाकी सारे देश काफी सीरियसली यहाँ पर आए और इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे रोम मैनिफेस्टो के, यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो यहाँ सतत विकास के लिए एक बहुत अच्छा कदम क्लाइमेट चेंज, और इस कॉन्फ्रेंस में जो मेंबर कंट्रीज हैं उन्होंने कमिटमेंट दिखाया टू अचीव जीरो कार्बन इमिशंस बाय द मिडिल ऑफ सेंचुरी, यानी कि 2050 आते आते कार्बन इमिशंस जीरो करने की यहाँ पर बात कर दी गई है। अपार्ट फ्रॉम दिस इट वाज आल्सो सेड टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो वैश्विक तापमान बढ़ रहा है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस से और अधिक नहीं बढ़ने देना है। इस पर भी सारे देशों ने सहमति बनाई। कोविड-19 वैक्सीनेशन उस समय बहुत बड़ा एक कंसर्न था और यहाँ पर सारे देशों के द्वारा जो मेंबर स्टेट्स हैं उन्होंने इंश्योर किया एडिक्वेट सप्लाई ऑफ अफोर्डेबल, सपोर्टेड एंड इफेक्टिव वैक्सीन, ठीक है, जो लो और मिडिल इनकम कंट्री हैं उनके लिए। और भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर मेंबर कंट्रीज या मेंबर स्टेट्स कहना ज्यादा उचित होगा, उन्होंने इस तरीके से एक प्रॉमिस किया, एक प्लेज लिया, $100 बिलियन ऑफ वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्रीज थ्रू फ्रेश रिलीज ऑफ देयर स्पेशल ड्राइंग राइट्स। तो एसडीआर जो है ना, स्पेशल ड्राइंग राइट जो है
वो आईएमएफ का एक तरीके का मुद्रा है। एक्चुअली ये करेंसी नहीं है, लेकिन नॉन टेक्निकल भाषा में हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि आईएमएफ की मुद्रा है। और यहाँ पर मेंबर स्टेट्स के द्वारा कहा गया कि हम इस पैसे को पुअरेस्ट कंट्रीज के डेवलपमेंट में यूज करने का निश्चय लेते हैं, प्रण करते हैं। और यहाँ पर मेंटेन करने की बात की गई नेशनल स्टिमुलस मेजर्स डिस्पाइट राइजिंग इन्फ्लेशन, राइजिंग एनर्जी प्राइस और सप्लाई चेन बॉटलनेक्स एट प्रेजेंट टाइम। यानी कि जिस तरीके से मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी हो रही है, ऊर्जा के स्रोतों की कीमत में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, और जो आपूर्ति श्रृंखला है, जो सप्लाई चेन है, उसमें कई तरीके की नाना प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो गई थी, उसमें कोविड-19 वगैरह का एक बहुत बड़ा एक रोल था। इसके बावजूद भी राष्ट्रों के बीच में प्रोत्साहन जो है वो दिखता रहेगा, और इसके लिए राष्ट्र जो है अलग अलग तरीके के उपाय अपनाते रहेंगे, इस बात की भी राष्ट्रों ने घोषणा की। ठीक है, अब यहाँ पर इंडिया का क्या स्टैंड रहा? ठीक है, तो इंडिया ने कहा कि हम 5 बिलियन वैक्सीन डोजेस तैयार करेंगे 2022 के एंड तक, और यहाँ पर जो भी वैक्सीन डिस्पैरिटी है, यानी कि जो असमानता है वैक्सीन को लेकर, कुछ देश बना रहे हैं, कुछ देशों के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, रिसोर्स नहीं है, उन तक पहुंचाने का हमने फर्ज एक कहने की उठाया है। इसी तरीके से इंडिया ने अल्सो मतलब कि फोकस किया, स्ट्रेस किया वैक्सीन रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन पर। यहाँ पर इंडिया की तरफ से वन अर्थ वन हेल्थ का भी जो है कंसेप्ट दिया गया। इस बात को बहुत अच्छे से हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत तरीके का नवाचार हो सकता है, इनोवेशन हो सकता है, और एक कोलैबोरेटिव अप्रोच की बात की गई इंटरनेशनल अरेना में। जिस तरीके से बीमारी जानवरों से हम तक फैले और उसका इतना बड़ा मार इस दुनिया ने झेला है। तो जो पुराना हमारा भारत है, और उस समय हमेशा से ये वन हेल्थ का कंसेप्ट था कि केवल हम हेल्दी रहे, हम अपने लिए दवा इलाज कर लें, ये जरूरी नहीं है और इससे काम नहीं चलने वाला है। हम स्वस्थ रहें, हमारे माल गरू मवेशी स्वस्थ रहें, हमारे तालाब नदी स्वस्थ रहें, हमारे जंगल, हमारी भूमि, हमारी मिट्टी सभी स्वस्थ रहें, तो अलग से हमें अपने हेल्थ पर ध्यान ही नहीं देना पड़ेगा। अगर हम अपने इकोसिस्टम को हेल्दी कर लेते हैं तो हम खुद ब खुद हेल्दी रहेंगे। बहुत सारे जो घातक बीमारियां हैं उनसे तो यूं ही बच जाएंगे। तो ये हमारे जो ओल्डेस्ट रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं, नॉन रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं, हर जगह पर कहीं ना कहीं इस तरीके से वन हेल्थ कंसेप्ट का एसेंस निकल के आता है, और विश्व पटल पर भारत के द्वारा इस बात को बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया गया। भारत के द्वारा यहाँ पर फोकस किया गया ऑन नीड ऑफ रिसिलिएंट ग्लोबल सप्लाई चेन, और इनवाइट किया G20 कंट्रीज को टू मेक इंडिया अ पार्टनर इन इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन। क्योंकि क्या है कि जैसे कि कुछ ही कुछ देश है, चाइना वगैरह है, वो बहुत अधिक जो है ना अपने अगल बगल रिसोर्सेज को समेट के रख लिया है, और विश्व को वो कभी भी ऐसे हैंड ब्रेक लगा देने का ऐसे धमकी देते रहता है। तो ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन वगैरह बनना चाहिए, और इसके लिए भारत के द्वारा भी कहा गया कि आप हमें समर्थन दीजिए और हम इसके लिए आर्थिक सुधार भी करेंगे, और आपूर्ति श्रृंखला में भी कई तरीके की डाइवर्सिटी लाने का काम करेंगे। और इंडिया ने वेलकम कर दिया यूरोपियन यूनियन के इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी को, और जो फ्रेंच लीडरशिप है इसकी भी एक तरीके से बात कर दी गई वैश्विक पटल पर। ओके, यहाँ पर कुछ तरीके के लिमिटेशंस भी देखने को मिलेंगे। अब जब इतनी सारी बातें होंगी, बड़ी बड़ी बातें होंगी, तो उनमें कुछ कमियां रह ही जाएंगी, कुछ ऐसे वादे कसमें हो जाएंगे जो हो सकता है पूरे ना हो सके। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहला तो समस्या ये रहा कि कोई भी ऐसी प्रोविजंस नहीं की गई रिलेटेड टू गोल ऑफ अचीविंग जीरो कार्बन इमिशन बाय 2050। ये एक इंफॉर्मेशन गोल था। यहाँ पर सारे देश जो हैं वो कहते हैं कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन किसी ने ऐसे कसम नहीं, वादा नहीं किया। और इस कॉन्फ्रेंस में देयर वाज टॉक रिलेटेड टू अचीविंग गोल ऑफ वैक्सीनेशन एंड सप्लाई, लेकिन यहाँ पर कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं हुई ओवर एक्सटेंशंस ऑन वैक्सीन पैटेंट्स। तो ये पेटेंट वगैरह की बात नहीं की गई, जो बहुत जरूरी था बात होना। तो कई बार लगता है कि ये वैसा ही कॉन्फ्रेंस हो जाता है कि आइए चाय समोसा खाइए और अपने अपने देश को लौट जाइए, कि एक बार मीटिंग हो जा रही है, अच्छे से सब लोग मिल लें, तो बस इतना तक नहीं ये कन्फाइन होके रहना चाहिए। ये हो गया। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, फंक्शनिंग कैसा है। तो जो G20 की प्रेसिडेंसी होती है वो रोटेशन बेसिस पर होती है। जैसे अभी हमने देखा कि 2021 का जो है वो इटली की राजधानी रोम में था, इटली के द्वारा उसकी प्रेसिडेंसी की गई। क्या बता सकते हैं 22 वाला किसके पास गया प्रेसिडेंसी? मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ कमेंट सेक्शन में।
और इसी तरीके से ये चलते रहता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सिलेक्शन जो है प्रेसिडेंसी का कुछ इस तरीके से किया जाता है कि 5 ग्रुप में यहाँ पर बांट दिया गया है। 19 कंट्री जो है उनको 5 ग्रुप में बांट दिया गया है और हर एक जो ग्रुप है जिसमें कि 4 करीब देश कहे जाएंगे, नॉट मोर देन 4 कंट्रीज हैं। और यहाँ पर इस तरीके से हर एक ग्रुप से एक बार निकाल लिया जाता है। इंडिया जो है ग्रुप 2 में है, जिसमें कि रसिया, साउथ अफ्रीका और टर्की इंडिया के साथ के बाकी 3 देश हैं। यहाँ पर इसका कोई परमानेंट सेक्रेटरीट या हेडक्वार्टर नहीं है, इसकी हमने बात कर ली। और यहाँ पर जो G20 का प्रेसिडेंट होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है G20 के एजेंडा को एक साथ लाने के लिए, मेंबर के साथ कंसल्ट करने के लिए। और यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये किन किन क्षेत्रों में कोऑपरेशन कर रहे हैं। G20 के देश अपने में किस तरीके से करते हैं काम, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके लिए क्या कुछ है। यहाँ पर जैसे बातें तो बहुत हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जो G20 मेंबर्स हैं इनके वर्क को बहुत सारे इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कहीं ना कहीं फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, कई तरीके के सलाह देने में काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, इसका एक बहुत बड़ा भूमिका है और ये एस्टेब्लिश किया गया था G20 लीडर्स के द्वारा ही, जो ऑनसेट था फाइनेंशियल क्राइसिस का, इसको देखते हैं। इसी तरीके से इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो विश्व भर के मजदूरों के हित की बात करता है, IMF को हमने देखा है कि ये भी इसमें नजर आ रहा है। इसी तरीके से OECD क्या है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये भी इसका एक कहने की पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है। यूनाइटेड नेशंस नजर आता है, वर्ल्ड बैंक नजर आता है और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी कहीं ना कहीं यहाँ नजर आता है। तो सप्लाई चेन वगैरह की बात जब हम करते हैं तो WTO का रोल खुद ब खुद बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कई तरीके के नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में G20 रेगुलर बेसिस पर एंगेज रहता है। और यहाँ पर जो जैसे बिजनेस 20 होता है, सिविल सोसाइटी 20, तो इसको जैसे कभी B20, C20 कहा जाए, लेबर के लिए L20 हो गया। इस तरीके से जो बड़े बड़े थिंक टैंक्स हैं एक साथ आते हैं तो T20 हो गया, इसको क्रिकेट नहीं समझना है। इसी तरीके से यूथ्स के लिए हो गया तो Y20 हो गया। इस तरीके से बहुत तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं कि अलग अलग ग्राउंड्स पर देश इकट्ठे हो रहे हैं, अपना एजेंडा निर्धारित कर रहे हैं। जो इश्यूज एड्रेस किए जा रहे हैं उसकी एक लंबी लिस्ट है, इसका पूरा विवरण आपके पास होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप बता सके फाइनेंशियल मार्केट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टैक्स, फिस्कल पॉलिसी, ट्रेड, एग्रीकल्चर। अब लेबर ILO था तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की बात कर ही दीजिए। ऊर्जा की बात होनी चाहिए जब हम बार बार सतत विकास की बात कर रहे हैं। करप्शन के विरुद्ध लड़ाई, इसका एक बहुत बड़ा रोल है, एंटी करप्शन लिख देते हैं। इसी तरीके से सतत विकास की हम बात कर रहे थे तो इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट लिख दिए। और क्या हो गया, जैसे इंडिया बात कर रहा था वन हेल्थ का, तो और यहाँ पर वैक्सीन की बात हो रही थी तो ग्लोबल हेल्थ जैसा कुछ बात यहाँ पे किया जा सकता है। क्लाइमेट चेंज पर बातें की जा सकती हैं और टेररिज्म को रोकने के लिए तो एंटी टेररिज्म पर बात की जा सकती है। और यहाँ पर उद्यमिता को भी बढ़ाने की बात की जाती है, एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह को बढ़ाने की बात की जाती है। ओके, तो ये सब कुछ आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं। इंडिया के लिए जो प्रायोरिटीज है कि जो हमारे देश से लोग टैक्स इवेड करते हैं, टैक्स भगा बचा के छुपा के ले जाते हैं, तो टैक्स इवेजन को रोकना करप्शन के विरुद्ध लड़ाई में बहुत बड़ा स्टेप है और इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से टेरर फंडिंग पर रोक लगाना ये बहुत जरूरी है। और जो रेमिटेंस का कॉस्ट है उसको कट करना भी बहुत प्रायोरिटी है। ड्रग्स यानी जो इंपॉर्टेंट दवाएं हैं उनके मार्केट का एक्सेस भारत को मिले, ये भारत के लिए बहुत जरूरी है। और जो भी रिफॉर्म्स चाहिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, जो हम डेवलप्ड और डेवलपिंग का एक फासला देखते हैं, रिफ्ट देखते हैं, उसको कम करना बहुत जरूरी है। और जो पेरिस एग्रीमेंट है क्लाइमेट से ही रिलेटेड है, उसका पूर्ण रूप से इम्प्लीमेंटेशन हो, ये भी जरूरी है।
बहुत सारी अच्छी बातें हैं G20 में, जैसे कि ये काफी फ्लेक्सिबल है, ये इसकी मेरिट है, इंक्लूसिव है, इसके साथ ही साथ कोऑर्डिनेट एक्शन वगैरह की बात की जाती है, यहाँ पर क्विक डिप्लॉयमेंट होता है इमरजेंसी फंडिंग का, ये सब इसके कुछ कुछ फीचर है, तो ये बहुत अच्छी बात है। कुछ चैलेंजेज भी हैं, समस्याएं हैं। किस तरीके की समस्याएं हैं? तो यहाँ पर कोई इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं है, यहाँ पर कोई किसी तरीके से लीगली बाउंड नहीं है, तो फिर बहुत सारा पर्पस जो है वो सर्व नहीं हो पाता है। किसी भी तरीके से हम देख लिए कि लीगली बाइंडिंग नहीं है, यानी कि कोई अगर उस बात को नहीं मान रहा है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, बस सलाह दे सकते हैं। तो क्या फायदा हुआ इतनी बड़ी बड़ी विचारों का? ये यहीं पर आकर कोई भी व्यक्ति एक बार को सोच विचार में पड़ जाता है। इसी तरीके से जो पोलराइजेशन ऑफ इंटरेस्ट होता है, जैसे कि हम देखते हैं कि रशिया और यूक्रेन, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा, मसला रहा, और यहाँ पर नवंबर 2022 में जो समिट हो रही है वहां पर इन दोनों देशों को बुलाया गया, लेकिन यहाँ पर यूएस के द्वारा साफ तौर पे कह दिया गया था कि यहाँ पर रशिया को ना बुलाया जाए, ठीक है, या फिर जो उनका एड्रेस है उसका बहिष्कार यूएस और यूरोपियन यूनियन वगैरह कर रहे थे। चाइना का जो एक अपना स्ट्रेटेजी है, या फिर नाटो जो है उसकी जो अपनी एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसी है, रसिया का जो एग्रेशन है जॉर्जिया वगैरह में, क्रीमिया को लेके, रसिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट, या फिर ये सब कुछ जो हम देख रहे हैं, इससे समझ आता है कि ग्लोबलाइजेशन जो है एक हसीन सपना है, ये कोई मतलब अब उसमें रस नहीं नजर आता है, ऐसा कई बार कहा जाता है। और यहाँ पर अब नए नए तरीके के टर्म्स ओरिजिनेट हो रहे हैं, उसी में से एक टर्म है G0। ओके, कि जिस तरीके से क्रेडिबिलिटी की क्राइसिस होते जा रही है, तो वहां पे G0 जैसा कंसेप्ट बन जाएगा, जैसे G20 है, ये G0। तो ये एक जो टर्म है, इसका ये मतलब होता है कि हर एक जो कंट्री है अपने आप में परिपूर्ण है, सेल्फ सफिशिएंट है, एवरी नेशन फॉर इटसेल्फ, या कह ले कि सेल्फिशनेस है। इस तरीके से एक सेल्फ सफिशिएंट होना या वैश्विक मतलब कि बेहतरी के लिए अगर हम काम कर रहे हैं, तो एक वो अच्छा अनूठा पहल है। जैसे कि हमारा आत्मनिर्भर भारत है, उसमें हम किसी भी तरीके से कंजर्वेटिव टेंडेंसी अपनी नहीं दिखाते हैं, लेकिन जो कहे कि नहीं हम अपने दरवाजे बंद कर रहे हैं, कोई बाहरी नहीं आ सके, तो ये क्या कहलाएगा? ये G0 की तरफ हम मतलब कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं। कहेंगे कि हर एक जो देश है वो अपने आप में ही है, जैसे कि आजकल का अपार्टमेंट कल्चर होता है, कोई किसी को नहीं जानता है, इसी तरीके की बातें होती है यहाँ पे। ओके, अब जो है ये भी देख लीजिए कि इंडिया जो है वो होस्ट करेगा G20 लीडर समिट फॉर फ्रॉम 9th of September to 10th of September in 2023। तो यहाँ पर प्रेसिडेंसी जो है इंडिया के पास आ रहा है, और ये वन ऑफ अ काइंड ग्लोबल कॉन्फ्रेंस होगा, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फर्स्ट टाइम ये इंडिया में होना है, तो बहुत खास हो जाता है। ये प्रूव करता है कि जो इंडिया का ग्लोबल और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है वो बढ़ते जा रहा है, तभी तो जो डेवलप्ड वर्ल्ड है यहाँ इकट्ठा हो रहा है कॉन्फ्रेंस करने के लिए, ये हम समझ सकते हैं। और यहाँ पर इंडिया जो है 1 दिसंबर 2022 को प्रेसिडेंसी जो है वो ले लेगा, और इसके पास रहेगा ये प्रेसिडेंसी 30 नवंबर 2023 तक, पूरे 1 साल के लिए। और यहाँ पर करीब 200 अलग अलग तरीके के जो मीटिंग्स हैं वो हमारे देश में इस 1 साल के बीच में होंगे, और इंडिया के द्वारा इनवाइट किया जाएगा बांग्लादेश को, इजिप्ट को, मॉरिशस को, नीदरलैंड को, नाइजीरिया को, ओमान को, सिंगापुर को, स्पेन को और यूनाइटेड अरब इमिराट्स को एज गेस्ट कंट्रीज। ठीक है, तो ये सब बहुत अच्छी बात है, और इससे इंडिया का जो एक स्टैंड मजबूत होता जा रहा है पूरे क्षेत्र में, ये इससे पता चलता है। इसमें अब हमारे लिए क्या प्रायोरिटीज हैं ये जान लेना बहुत जरूरी है। तो हम बात करते हैं जो समावेशी, हम बात करते हैं इंक्लूसिवनेस, इक्विटेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ या डेवलपमेंट, जो आप कहना चाहें। इसी तरीके से लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। महिला सशक्तिकरण, ये हमारी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, ये हम कर सकते हैं। जब हम कह रहे हैं कि हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 में जा चुके हैं,
जहां हम बात कर रहे हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जब हम बात करते हैं वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, तो ये सब जब हम बात कर रहे हैं, 5G लॉन्च हो चुका है, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस तरीके से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया जाए और टेक इनेबल्ड डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी है। इस पर भी चर्चा होना चाहिए जो कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो हेल्थ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, एनवायरमेंट के लिए, ट्रेड के लिए, कॉमर्स के लिए, इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए, सारे मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि टूरिज्म का डेवलपमेंट होना चाहिए, हमारा जो कल्चर है वो प्रमोट होना चाहिए, क्लाइमेट को फाइनेंस करें, क्लाइमेट मोनेटाइजेशन होना चाहिए, ये सब कुछ जरूरी है। और जो इकोनॉमिक क्राइम है उसके अगेंस्ट जो हमारी लड़ाई है, या फिर जो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है जिस तरीके से परेशान करता है, वहां टेरर फंडिंग वगैरह होते रहती है, कई बार हुई है, तो इन चीजों पर लगाम लगाया जा सके, ये बेहद जरूरी है। ओके, तो ये सब अगर होगा तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। और एक कंस्ट्रक्टिव रिमार्क के साथ इस आप आंसर को कंक्लूड करेंगे। कंक्लूजन आप दे सकते हैं कि जो G20 है वो एक इम्पॉर्टेंट फोरम है इंटरनेशनल कोऑपरेशन का आज के दौर में, और जो ये वर्ल्ड है वो कनेक्टेड है बहुत सारे तरीकों से, अलग अलग प्लेटफॉर्म से, और ये इजी एक्सेस देता है सारी चीजों के लिए और एड्रेस करने के लिए। लेकिन हाँ, इसमें और अगर थोड़े मॉडिफिकेशंस हो जाएं तो वही सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। नहीं, अगर हम ऐसा करेंगे तो हम G0 की तरफ अग्रसर हो जाएंगे, चूंकि जो वर्ल्ड ऑर्डर है चेंज हो रहा है, और अगर हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं तो फिर हमें थोड़ा यूनिटी में स्ट्रेंथ जो है उसको ढूंढना पड़ेगा। ये सब बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं चाहता हूं कि आप एक बेहतर आंसर इसके ऊपर लिखिए, और लिख के आप मुझे टेलीग्राम पर भेज दीजिए। सिंपली Abhinav_sir_BPSC सर्च करके मुझे आप भेज दीजिए, मैं आपके कॉपीज का इवैल्यूएशन करूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।